बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। प्रोग्राम में खुशामदीद। मैं हूं हैदर हयात खान। नाज़रीन, हुकूमत डॉलर की परवास को रोकने में बुरी तरह नाकाम नजर आ रही है। हर गुजरते दिन के साथ रुपए की कदर मजीद डाउनग्रेड होती जा रही है, वहीं रुपए के मुकाबले में डॉलर मुस्तहकम होता नजर आ रहा है। गुज़िश्ता हुकूमत जाते हुए बड़े दावे करती रही कि अब हम लोगों ने मईशत को पटरी पर चढ़ा दिया है। हालात हमें इसके बिल्कुल बरक्स नजर आ रहे हैं। अब पहले तो चूंकि सियासी हुकूमतें थी, सियासी हुकूमतों के फैसले का एक उनको थोड़ा सा लिहाज इस चीज़ का ज़रूर होता था कि हमें पब्लिक में इसकी कॉस्ट बेयर करनी पड़ेगी। अब निगरान सेटअप है और निगरान सेटअप जो फैसले कर रहा है, इस पर हुकूमत से किस किस सतह पर जाकर किससे जवाब तलबी की जाए, अवाम इस हवाले से परेशान है। हुकूमत एक मरतबा फिर बिजली की कीमतों में इजाफा करने जा रही है और अवाम ने बड़ा शदीद रिएक्ट किया है उसके ऊपर। मुल्क के कई इलाकों में लोगों ने कहा है कि वो बिजली के बिल जमा नहीं करवाएंगे। वजह यह है कि इकोनॉमिक प्रेशर इतना ज़्यादा है, मुआशी बदहाली इस कदर ज़्यादा है कि लोग या तो खाए पिएंगे, अपने बाल बच्चों का पेट पालेंगे, या फिर वो बिजली के बिल अदा करेंगे। यहाँ पर अब हुकूमत जो है वो सारा बर्डन डाल देती है आईएमएफ के ऊपर कि आईएमएफ ने इतनी टफ शराइत रखी है कि हमारी मजबूरी है ये सब कुछ करना। वहीं आईएमएफ भी हमें हुकूमत से किसी तरह खुश नज़र नहीं आ रहा। आईएमएफ भी हुकूमत की कारकर्दगी से सेटिस्फाइड नहीं है। तो हुकूमत खुद से कुछ कर नहीं रही, आईएमएफ के कहने पर सब कुछ किए जा रही है, अवाम वो खुश नहीं है, आईएमएफ हुकूमत से सेटिस्फाइड नहीं है। तो फिर खुश कौन है, कौन किसको सेटिस्फाई कर रहा है? और ये जो हालात की खराबी है ये कैसे बेहतर हो सकती है? प्रोग्राम में इसको डिस्कस करेंगे। इसके लिए मेरे साथ मौजूद है मिफ्ता इस्माइल साहब, फॉर्मर फाइनेंस मिनिस्टर हैं। मिफ्ता साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। मिफ्ता साहब, सबसे पहले बताइएगा, गुज़िश्ता हुकूमत जो है वो जाते हुए बड़े दावे करके गई कि हम लोगों ने मुश्किल फैसले किए हैं, लेकिन हमारे मुश्किल फैसलों की बदौलत अब मईशत पटरी पर चढ़ गई है। सर, हालात हमें ये नजर नहीं आ रहे। देखिए, मईशत एक मुश्किल का शिकार है। इसका इदराक हमको होना चाहिए और कोई ऐसा एक कदम या दो इकदाम ऐसे नहीं है जिसको करने से मईशत ठीक हो जाएगी। इसको वक्त लगेगा। हमें 25 से 30 अरब डॉलर हर साल दुनिया के वापस करने हैं। हमारी बरामदात कम से कम होती जा रही हैं, तो हमारे पास वसाइल भी महदूद तरीन है जिससे वापस करें। लिहाजा आपको IMF वगैरह में जाना पड़ता है और जो उनकी कड़ी शराइत हैं वो माननी पड़ती हैं। और वो कड़ी शराइत भी इसलिए हैं कि आप जो है वो अपना मामला खुद नहीं बेहतर चला सकते और आप तकरीबन डिफॉल्ट की तरफ चले जाते हैं। तो फिर आपको वो IMF इस तरह कह लीजिए कि सिरात मुस्तकीम पे लाता है। अब डॉलर इसलिए भी बढ़ रहा है रुपए के मुकाबले में कि पाकिस्तान में 30% आपकी अफराद ज़र है या महंगाई है। और जिन ममालिक से हम ट्रेड करते हैं, अमेरिका, चीन, यूरोपीय यूनियन, मिडल ईस्ट वगैरह, उनके अंदर जो अफरात ज़र है औसतन वो 7-8% है। लिहाजा अगर डॉलर 20-22-23% साल में बढ़ता है रुपए के मुकाबले में, तभी उसी सूरत में हमारी बरामदात जो है वो कंपैरेटिव रहती हैं। तो जब हमारे यहाँ इन्फ्लेशन इतना ज़्यादा होगा और रुपए की कदर वैसे ही गिर रही है क्योंकि महंगाई बढ़ रही है, तो डॉलर के सामने भी कदर कम हो जाएगी। आप इस तरह सोच लीजिए कि पहले अगर आपको आटा खरीदने के लिए 70-80-90 रुपए लगते थे, अब वही 1 किलो आटा लेने के लिए आपको जब 140 रुपए लगते हैं, इसी तरह अगर आपको डॉलर खरीदने में पहले अगर 250 रुपए लगते थे तो अब 300 रुपए लगते हैं। अच्छा सर, ये बताइएगा, पहले तो चले पॉलिटिकल पार्टीज थी गवर्नमेंट के अंदर, और पॉलिटिकल पार्टीज जब कोई फैसला करती हैं उसका बहरहाल प्रेशर उनके ऊपर जरूर होता है कि हमें पब्लिक में इसकी कॉस्ट बेयर करनी पड़ेगी। अब केयर टेकर सेटअप है, लोग परेशान है कि हम किससे जवाब मांगे अपने सवालात का। दूसरा ये कि हुकूमत एक मरतबा फिर बिजली की कीमतों में इजाफा करने जा रही है और सारा बर्डन डाला जा रहा है आईएमएफ के ऊपर कि आईएमएफ ये सारे टफ काम करवा रहे हैं। आईएमएफ खुद हमसे सेटिस्फाइड नहीं है। इस सवाल को अगर अनपैक करते हैं और 2-3 हिस्सों में डाल देते हैं, तो एक तो ये है कि गैस के उसके अंदर सर्कुलर डेट क्यों है। तो गैस की बहुत पाकिस्तान में शॉर्टेज है, हमको बाहर से LNG लेनी पड़ती है। लेकिन अगर हम बहुत सारी जगहों पे पुराने गैस के रेटों पे देते हैं तो वो गैर मौसर है। हमको LNG के रेट्स देने चाहिए। हम फर्टिलाइजर को बहुत सब्सिडी देते हैं और सच्ची बात है कि बिकॉज ऑफ आर्टिकल 158 हम सिंध में जो है वो बहुत सस्ती गैस है, पंजाब में हम गैस देते ही नहीं है सस्ती रेट पे। तो बड़ा एक गड़बड़ हो चुकी है और उसको ठीक करना बहुत ज़रूरी है। और मैं ये समझता हूँ कि गैस के रेट्स जो हैं उसको थोड़ा सा बढ़ाना भी पड़ेगा इंडस्ट्री के लिए, लेकिन नए गैस को लाना भी पड़ेगा सिस्टम में ताकि फैक्ट्रियाँ चल सकें।
और उस पर सर्कुलर डेट बिल्कुल जमा हो गया है, और उसका सर्कुलर डेट इसलिए भी जमा हो गया है कि सर्दियों के महीनों में आप एलएनजी खरीदते हैं और डोमेस्टिक रेट मार्केट को सस्ते रेटों पर दे देते हैं जो आप अफोर्ड नहीं कर सकते। और फिर आपके पास पैसे भी नहीं है कि आप वो सब्सिडी अपने बजट से दे सकें, तो आपको क्रॉस सब्सिडी करनी पड़ती है, इंडस्ट्री को और कमर्शियल को महंगा बेचना पड़ता है। बिजली के मामलात में भी ये हुआ कि जब 2013 से 2018 ने मुस्लिम लीग के दौर में बिजली आपने डबल की, तो क्या आपने इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन डबल हुई? क्या पाकिस्तान में एक्सपोर्ट डबल हुई? एक्सपोर्ट तो पाकिस्तान में कम हो गई, पाकिस्तान के अंदर इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन भी डबल नहीं हुई। तो हमने पिछले 10-12 सालों में ऐसा किया है कि पाकिस्तान में बिजली तो और बना दी है, लेकिन यहाँ पर सनत और नहीं लगाई है, यहाँ से बरामदात और नहीं बढ़ी। तो हमारे पास अब वो बिजली बनाने के जो ईंधन खरीदने के डॉलर्स भी नहीं है, और बिजली की कंपनियों को जो डॉलर में पैसे वापस करने हैं वो भी नहीं है। बेहतर है कि हम ये जो बिजली बना रहे हैं इसको शादी घरों में ना जलाएं, बल्कि इस बिजली से सनत चलाएं जिससे हम बरामदात कर सकें। जब तक ये नहीं करेंगे तो डॉलरों की शॉर्टेज रहेगी। तो मिफ्ता साहब, इस तरह के स्मार्ट डिसीजंस जो हैं वो गुज़िश्ता हुकूमत नहीं कर सकती थी? ख्वाजा आसिफ साहब तो मल्टीपल टाइम्स कह चुके हैं कि 30% के करीब बिजली चोरी कारोबारी मराकज और मार्केट्स में हो रही है। पाकिस्तान में जो ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेस होते हैं वो तकरीबन 18 से 20% होते हैं, 18% है गालिबन, और जो बिल कलेक्शन नहीं होता वो 10% का नहीं होता। और हमने बहुत मरतबा ये आजमा के देख लिया, अच्छे से अच्छे अफसरान लगा के देख लिए, बेहतर से बेहतर बोर्ड लगा के देख लिए, मुख्तलिफ हुकूमत में देख लिए, पीपल्स पार्टी, पीटीआई, पीडीएम, पीएमएलएन, सब देख लिए, तो इसमें बेहतरी नहीं आती। अब जो दुनिया के अंदर जो तरीका है वही हमको अपनाना पड़ेगा और इन चीज़ों की निचकारी करनी पड़ेगी। जब तक आप निचकारी नहीं करेंगे, ना आपकी गैस के कॉस्ट कंट्रोल में आएगी, ना आपकी बिजली कॉस्ट कंट्रोल में आएगी। हमारे रिफॉर्म यही है कि आप इसको निचकारी की जाए और हुकूमत जो है हट जाए इस काम से, हुकूमत का काम नहीं। बिल्कुल ठीक। अच्छा सर, वैसे तो गुज़िश्ता हुकूमत काफ़ी इख्तियारात दे गई है निगरान हुकूमत को, लेकिन कितना मुश्किल होगा केयर टेकर गवर्नमेंट के लिए आईएमएफ के साथ बातचीत करना? और आईएमएफ ने जो अपने कंसर्न्स एड्रेस किए हैं हमारे साथ गर्दिशी कर्जों के हवाले से बिलखसूस, उसमें यकीनी तौर पर जो निगरान फाइनेंस मिनिस्टर हैं डॉक्टर शमशाद अख्तर साहिबा, उनके इस हवाले से बातचीत भी उनकी होगी आईएमएफ के साथ। तो कितना केयरफुल होना पड़ेगा इस हवाले से केयर टेकर सेटअप को, और किन चीज़ों का आईएमएफ के साथ बातचीत करते हुए ध्यान रखना पड़ेगा केयर टेकर फाइनेंस मिनिस्टर को? देखिए, सर्कुलर डेट पे मैं आपको बता दूं कि हुकूमत का जो प्लान है उससे स्टॉक कम हो जाता है। यानी कि सर्कुलर डेट इस वक्त अगर 2400 अरब रुपए है बिजली की, या 2500 या 2700 अरब रुपए है, और अगर 1200-1300 अरब रुपए गैस की प्लान सर्कुलर डेट है, तो हुकूमत का प्लान है अकाउंटिंग एंट्री से इसको स्टॉक को कम करना। जो आईएमएफ इंटरेस्टेड है वो इसके फ्लो को कम करना है कि यार आप वो पीछे वाले को तो जो हो गया तो हो गया, लेकिन आप कम से कम मजीद इसको बढ़ते हुए रोको। तो ये इस पे एक थोड़ी सी बहस है। अगर ये एक मतलब आप मजीद डालने से रोक देंगे तो फिर तो आप अकाउंटिंग एंट्री से वो काम कर सकते हैं। जहां तक ये जो हुकूमत का ताल्लुक है, ये केयर टेकर हुकूमत का, देखें आईएमएफ का जो नया प्रोग्राम है वो मेरे ख्याल से मार्च में एक्सपायर हो जाता है, और ये बहुत ज़रूरी है मुल्क के लिए, बहुत ज़रूरी है कि ये सीमलेस जो है वो दूसरा प्रोग्राम में हम चले जाएं। कोई बीच में 1-2 महीने भी ना आए ऐसे कि जिसमें झोल पड़ जाए। और मैं ये समझता हूँ कि शमशाद साहिबा जो है उनके लिए, डॉक्टर साहिबा के लिए ज़रूरी है कि वो आईएमएफ से कम निगोशिएट करना शुरू कर दें कि वो अराउंड द पैरामीटर्स ऑफ द नेक्स्ट प्रोग्राम कि किधर तक बजट डेफिसिट्स लेके जाने पड़ेंगे, क्या टैक्स टू जीडीपी रेशो होगा, थोड़ी सी स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स की बातें कर लें, ताकि अगर ये हुकूमत चल रही हो या कोई और हुकूमत आ जाए तो वो आते साथ ही नया प्रोग्राम में चले जाए। हम सचमुच अफोर्ड नहीं कर सकते, रुपया फिर एक मरतबा बहुत ज़्यादा उसका शिकार हो जाएगा अगर डिफॉल्ट के चांस बढ़ जाएंगे। हम अफोर्ड नहीं कर सकते आईएमएफ के प्रोग्राम से निकलने में, और इसीलिए मेरे ख्याल से पिछली हुकूमत ने ये इस केयर टेकर हुकूमत को एम्पावर किया है। तो इस एम्पावरमेंट से इनको इस्तेमाल करना चाहिए और नई आईएमएफ से एग्रीमेंट पे बातचीत शुरू कर देनी चाहिए। अच्छा सर, गुज़िश्ता दिनों सदर ममलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी साहब ने ट्विटर पर कुछ बातें की, कुछ अहम बातें जो यकीनी तौर पर आपकी नज़र से भी गुजरी होंगी। उसके बाद हमने देखा कि डॉलर जो है उसने काफ़ी हाइक पकड़ी और रुपए के मुकाबले में डॉलर काफ़ी मजबूत हुआ। वहीं दूसरी तरफ स्टॉक मार्केट उसकी कारकर्दगी भी मुतासर हुई। आपके ख्याल में ये जो इंस्टेबिलिटी है, ये जो गैर यकीनी की सूरत हाल है, ये किस तरह इम्पैक्ट जो है वो इसका क्या इम्पैक्ट हो रहा है मुल्क की मईशत पर?
देखिए, एक दिन की मार्केट ऊपर जाए या नीचे जाए इसका तो बहुत मुश्किल तयन करना होता है कि क्यों हुई है, और अगर एक दिन की, चाहे वो डॉलर की मार्केट हो या चाहे वो स्टॉक मार्केट हो। लेकिन ये बात आपकी दुरुस्त है कि बेयकीनी की सूरत हाल तो नहीं होनी चाहिए। सदर ममलिकत हमारे सदर है, उनकी इज्जत है, लेकिन अगर उनको ये कवानीन पसंद नहीं थे तो वो शायद ना कर देते तो अच्छा था। ना भी ना करें, हाँ भी ना करें, 10 दिन में फिर उसको जाने दें, उसके बाद ट्वीट करें, ये अजीब सी बात है। ये कहीं नहीं लिखा हुआ आइन में कि सदर साहब जो है वो आफ्टर द फैक्ट ट्वीट कर सकते हैं। सदर साहब के पास अथॉरिटी वो मना कर देते। अगर वो मना ना करे तो क्या वो कानून लेके बैठे होंगे क्या लॉ मिनिस्ट्री वाले? बहरहाल, लेकिन इन चीजों से भी बेयकीनी बढ़ती है। इन चीजों से समझ आती है कि लोग जो है वो मतलब कोई कोई बेहतरी की तरफ या कोई कोई सुलह की तरफ या कोई मुफाहमत की तरफ नहीं जा रहे, तो जाहिर है बेयकीनी बढ़ती है। इससे कारोबार तो परेशान होता है। अच्छा सर, ये भी बताइएगा, शहबाज शरीफ साहब इस वक्त लंदन में हैं और नवाज शरीफ साहब के हवाले से भी अब खबरें हैं कि वो जल्दी पाकिस्तान आने का उनका कोई इरादा नहीं है। अगर नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान नहीं आते तो आपके ख्याल में नून लीग को इसकी पॉलिटिकल कॉस्ट पे करनी पड़ेगी? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि मुस्लिम लीग नून का जो वोट बैंक है वो नवाज शरीफ का वोट बैंक है। और जो इस वक्त हालात हैं और जो पोल्स वगैरह जो बता रहे हैं, इट वुड बी वेरी डिफिकल्ट फॉर मुस्लिम लीग टू गो इनटू इलेक्शन, इलेक्शन की इंतखाबात की तरफ जाएं और नवाज शरीफ इधर ना हो। तो मुस्लिम लीग को अपना वोट बैंक स्टेबलाइज करने के लिए, अपना वोट बैंक पक्का करने के लिए, अपने वोटर को निकालने के लिए मैं समझता हूँ कि नवाज शरीफ साहब की वापसी जो है वो बहुत जरूरी है। लेकिन बहरहाल वो फैसला उनका है। कितना कितना मुश्किल होगा आपके ख्याल में नवाज शरीफ साहब के लिए अवाम में किसी तरह का कोई बयानिया बनाना, क्योंकि माजी करीब में जो हुकूमत रही है उसको लीड किया उनकी पॉलिटिकल पार्टी ने, और उसकी परफॉर्मेंस और उसके जो फैसलों की वजह से पब्लिक में वो इंतहाई गैर मकबूल हुकूमत रही है और उनकी पार्टी भी काफ़ी गैर मकबूल हुई है पब्लिक में। तो इस तरह फिर नवाज शरीफ साहब के लिए कितना मुश्किल होगा पब्लिक को कन्विंस करना। और दूसरा, ये जो बातें हो रही हैं कि इंतखाबात को डिले करने के जो प्रोग्राम्स बनाए गए, उसकी भी रीज़न यही है कि टाइम दिया जाए नवाज शरीफ साहब को कैंपेन करने का, ताकि वो पब्लिक में बयानियां बना पाए। आपका क्या ख्याल है इस हवाले से? देखिए, नवाज शरीफ साहब कुछ 40 साल सियासत करते हुए हो गए हैं, 3 मरतबा वजीर आजम इलेक्ट हुए हैं पाकिस्तान के, तो मतलब नवाज शरीफ को हल्का लेना नहीं चाहिए। मतलब नवाज शरीफ को सियासत आती है। जहाँ तक ये कहना कि नवाज शरीफ साहब बहुत डिस्टेंट अपने आप को कर लें इस हुकूमत से ना आने से, तो वो तो बात मुनासिब नहीं है। इनकी पार्टी की हुकूमत थी, इनके छोटे भाई वजीर आजम थे। तो ये नवाज शरीफ साहब को आना होगा मेरे ख्याल से मुस्लिम लीग के वोट बैंक के वजह से, और वो फिर आके फेस करेंगे। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि कोई भी इतना बड़ा सियासतदान हो, चाहे वो इमरान खान हो, नवाज शरीफ हो, आसिफ जरदारी हो, इनको ये सियासी मामलात का भरपूर इदराक होता है और इनको बयानिया बनाना आता है। तो किसी को भी हल्का नहीं लेना चाहिए, आसान नहीं लेना चाहिए। He will make a difference. बिल्कुल ठीक, बहुत शुक्रिया डॉक्टर मिफ्ता इस्माइल साहब, आपने प्रोग्राम के लिए खुसूसी तौर पर वक्त निकाला। नाज़रीन, फॉर्मर फाइनेंस मिनिस्टर डॉक्टर मिफ्ता इस्माइल साहब हमारे साथ मौजूद थे, उनकी गुफ्तगू आपने सुनी। आज के प्रोग्राम से मुझे और मेरी टीम को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।